सिंधु घाटी सभ्यता की प्रकृति। अक्सर सिंधु घाटी सभ्यता की प्रकृति से प्रश्न प्रतियोगिताएं परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। इसके अंतर्गत सिंधु सभ्यता के आर्थिक, धार्मिक एवं सामाजिक पक्ष की विवेचना की जाती है। आर्थिक जीवन। सिंधु सभ्यता का आर्थिक जीवन कृषि, पशुपालन, विभिन्न प्रकार के उद्योग धंधों तथा व्यापार वाणिज्य पर आश्रित था। किसान अपनी आवश्यकता से अधिक अनाज पैदा करते थे। इसी अतिरिक्त उत्पादन के आधार पर कारीगर, व्यापारी तथा अन्य लोग नगरों में निवास करते थे। कृषि। सिंधु सभ्यता का आर्थिक व्यवस्था यद्यपि मूलतः उद्योग धंधे एवं व्यापार प्रधान था, तथापि कृषि कार्य पर भी पर्याप्त ध्यान दिया जाता था। यहाँ सिंचाई के लिए नहरों के प्रमाण नहीं मिले हैं, लेकिन गड्ढों का प्रमाण मिलता है जिसमें जल को संचित कर सिंचाई किया जाता था। हलों या फावड़ों की सहायता से खेती होती थी। सिंधुवासी विभिन्न प्रकार के अनाज, फल और सब्जियां उगाया करते थे। गेहूं की 3 और जौ की 2 प्रजातियां उपजाई जाती थी। सिंधु घाटी में धान की खेती का प्रमाण नहीं मिले हैं, परंतु लोथल एवं रंगपुर में धान की भूसी पाई गई है। इससे पता चलता है कि इस क्षेत्र में धान की भी खेती होती थी। कपास की खेती का प्रमाण मिले हैं। अनाज के अतिरिक्त खजूर, तरबूज, नारियल, नींबू, अनार आदि फल तथा सब्जियां उगाए जाते थे। चूहे से फसल को बचाने के लिए मिट्टी की बनी चूहेदानियां भी मिली है। पशुपालन। मृदभांड के चित्रों, मोहरों, अस्थि अवशेषों के आधार पर तत्कालीन पालतू पशुओं के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। सुअर, भेड़, बकरी, गाय पाले जाते थे। बड़े जानवर जैसे गुबड़ वाले भैंस, गधा, ऊंट, हाथी से बोझ ढोने अथवा सवारी का काम लिया जाता था। मोर, बत्तख, मुर्गी, खरगोश आदि भी पाले जाते थे। घोड़े का अस्तित्व का संदिग्ध प्रमाण कई जगहों पर मिले हैं। आखेट करना तथा मछली पकड़ना भी उनकी आर्थिक जीवन में सम्मिलित था। शिल्प एवं उद्योग धंधे। सिंधु सभ्यता में विभिन्न प्रकार के उद्योग धंधों का भी विकास हुआ, जो उनकी नगरीय अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार था। ईंट के अतिरिक्त चाक की सहायता से विभिन्न प्रकार के बर्तन भी बनाए जाते थे। बर्तनों को पकाने, रंगने, चमकदार बनाने की कला से वहाँ के लोग परिचित थे। सिंधुवासी टीन और तांबे को मिलाकर कांसा तैयार करने की विधि से परिचित थे। कांसे से बर्तन, हथियार तथा औजार बनाए जाते थे। सिंधुवासी को लोहे का ज्ञान नहीं था, परंतु सोने चांदी के आभूषण बनाए जाते थे। धातु की बनी कुछ मूर्तियां भी मिली हैं। इसमें सबसे प्रसिद्ध मोहनजोदड़ो से प्राप्त कांस्य निर्मित नर्तकी की मूर्ति है। पत्थरों से भी बर्तन, मूर्तियां एवं उपकरण बनाए जाते थे। बढ़ाईगिरी का उद्योग भी विकसित था। वस्त्र उद्योग के अंतर्गत सूती एवं ऊनी वस्त्र तैयार किए जाते थे। मोहनजोदड़ो, लोथल, कालीबंगा में सूती वस्त्र के प्रमाण मिले हैं। वस्त्र को सीने की कला से भी वे लोग परिचित थे। इसके अतिरिक्त जौहरी, नाविक, चिकित्सक, मकान बनाने वाले आदि की व्यवसाय भी बहुत अधिक विकसित था। हाथी दांत से अनेक प्रकार की सुंदर सामग्री बनाई जाती थी। व्यापार एवं वाणिज्य। सिंधु घाटी सभ्यता भारत के विभिन्न भागों तथा विदेशों से व्यापार करते थे। चांदी ईरान, अफगानिस्तान से, सोना मैसूर से, तांबा राजस्थान, बलूचिस्तान से तथा बहुमूल्य पत्थर अफगानिस्तान, ईरान आदि से मंगवाए जाते थे। एक दूसरे के यहाँ मोहरों का पाया जाना प्रमाणित करता है कि मेसोपोटामिया, सीरिया, ईरान आदि से व्यापारिक संबंध थे। मेसोपोटामिया के अभिलेख से पता चलता है कि दोनों के बीच दालमुन एवं मकान प्रमुख व्यापारिक स्थल थे। लोथल से भी समुद्री व्यापार के प्रमाण मिले हैं। सिंधु सभ्यता का व्यापार विनिमय पर आधारित है, क्योंकि मुद्रा का प्रमाण नहीं मिलता है। व्यापार में पशुओं, गाड़ियों एवं नावों का उपयोग किया जाता था। माप तोल की प्रणाली भी विकसित थी। तौलने के इकाई के रूप में 16 या उसके गुणांक अंक का व्यवहार किया जाता था। धार्मिक जीवन। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग भी प्राचीन विश्व के अन्य सभ्यताओं के समान बहुदेववादी और प्राकृतिक पूजक थे। सिंधु सभ्यता में मातृ देवी की पूजा के प्रमाण मिलते हैं। मातृ देवी की सृष्टिकर्ती एवं बृहस्पति की अधिष्ठात्री के रूप में दिखाया गया है। एक मूर्ति में स्त्री के गर्भ से एक पौधा को निकलता हुआ दिखाया गया है, जो मातृ देवी की उर्वरता का प्रतीक है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक मूर्ति में मातृ देवी के सिर पर एक पक्षी पंख फैलाए बैठा है। इससे पता चलता है कि मातृ देवी का आधिपत्य पशु पक्षियों पर भी था। एक मुहर से प्राप्त चित्र को देखने से पता चलता है कि मातृ देवी को प्रसन्न करने के लिए नरबलि भी दी जाती थी। मातृ देवी सिंधु सभ्यता की प्रमुख देवी थी। देवता के उपासना के भी प्रमाण मिले हैं। मुहर में जिस देवता का चित्र मिला है उसे शिव का प्रारंभिक रूप माना जाता है। विभिन्न रूप में इनकी मूर्तियां एवं चित्र देखने को मिलते हैं। इनमें सबसे प्रमुख योगी की मुद्रा में बैठे हुए त्रिमूर्ति का चित्र है। एक मुहर में 3 मुख और 2 सिंह वाले योगी की मुद्रा अंकित है। इसके चारों ओर हाथी, भैंस, गेंडा खड़े हैं। योगी के आसन के नीचे 2 मृगों की आकृतियां हैं। ये सभी जानवर देवता के वाहन के रूप में रहे होंगे। अन्य मोहरों में शिव के नारी रूप, नागधारी रूप, नर्तक रूप आदि का भी चित्रण किया गया है। प्रजनन शक्ति की पूजा। सिंधुवासी लिंग एवं योनि की भी पूजा करते थे, जिसके द्वारा वे ईश्वर की सर्जनात्मक शक्ति के प्रति अपनी भक्ति की भावना का प्रकट करना था। यह भी संभव था कि लिंग पूजा का संबंध शिव पूजा से रहा हो। पत्थर की बनी योनियां भी मिली हैं। वृक्ष पूजा। सिंधु सभ्यता में वृक्ष पूजा भी प्रचलित थी। वृक्षों में प्रमुख पीपल और नीम थे। मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक मुहर में 2 जुड़वां पशुओं के सिर पर पीपल की पत्तियां दिखाई गई हैं।
एक अनमोहर में पीपल के डालों के बीच एक देवता का भी चित्र मिला है, जिसकी आराधना 7 स्त्रियां कर रही हैं। अनमोहरों में पशुओं एवं सर्पों द्वारा वृक्षों की रक्षा करने के चित्र अंकित है। इससे वृक्ष पूजा की महत्ता का पता चलता है। पशु एवं नाग पूजा से संबंधित मोहरें भी मिली हैं। पशुओं में सबसे प्रमुख कुबड़दार सांड था। इसके अतिरिक्त जल पूजा भी होती थी। मोहनजोदड़ो का विशाल स्नानागार इसी उद्देश्य से बनाया गया था। लोथल एवं कालीबंगा से यज्ञ वेदियाँ भी मिली हैं। इनसे अग्नि पूजा एवं बलि प्रथा का प्रमाण मिलता है। सिंधु सभ्यता में पुरोहित की स्थिति क्या थी, इसके विषय में कोई स्पष्ट जानकारी उपलब्ध नहीं है। व्हीलर का धारणा है कि मोहनजोदड़ो में एक भवन में जो विशाल चबूतरों पर बना हुआ है तथा जल से पत्थर से संबंधित मूर्तियां प्राप्त हुई हैं, मंदिर के अवशेष थे, परंतु वास्तव में मंदिर के अस्तित्व का प्रमाण फिर भी संदिग्ध है। धार्मिक अवसरों पर नृत्य गान की परिपाटी प्रचलित थी। यहाँ की निवासी मरणोपरांत जीवन में विश्वास करते थे। अंधविश्वास भी प्रचलित था। बुरी शक्तियों से बचने के लिए ताबीज पहने जाते थे तथा जादू मंत्र का सहारा लिया जाता था। सामाजिक जीवन। पुरातात्विक साक्ष्यों के आधार पर सिंधु घाटी सभ्यता के सामाजिक जीवन पर भी प्रकाश पड़ता है। भवनों के आकार, प्रकार तथा आर्थिक क्रियाकलाप के आधार पर कहा जा सकता है कि यह समाज वर्ग विभेद पर आश्रित था। दुर्गों के साथ ही मजदूरों की झोपड़ियां भी मिले हैं। इससे वर्ग विभाजन की और भी पुष्टि हो जाती है। समाज मुख्यतः 4 वर्गों में विभक्त था: शासक, कुलीन, मध्यम एवं निम्न वर्ग। शासक वर्ग के लोग दुर्ग में रहते थे। कुलीन वर्ग के मकान बड़े तथा मध्यम वर्ग के मकान छोटे होते थे। निम्न वर्ग झोपड़ियों में रहते थे। D.H. गॉर्डन का विचार है कि कुछ ऐसी मोहरें मिली हैं जिसमें पुरुष एवं महिलाओं को अपने घुटनों को बाहों से घेर कर बैठे हुए दिखाया गया है। इनकी स्थिति गुलामों जैसी लगती है। इससे पता चलता है कि सिंधु सभ्यता में गुलामों का अस्तित्व था। परिवार। बड़े एवं छोटे आवासीय मकानों को देखकर अनुमान लगाया जा सकता है कि परिवार संयुक्त एवं एकात्मक दोनों होते थे। बड़ी संख्या में स्त्री मूर्तियों को देखकर कहा जा सकता है कि परिवार मात्र सत्तात्मक होते थे। इसके अतिरिक्त यह भी कहा जा सकता है कि यहाँ विवाह आदि के बारे में कोई जानकारी नहीं था। परिवार रक्त संबंध पर आधारित था। रहन सहन। वे शाकाहारी एवं मांसाहारी जीवन व्यतीत करते थे। गेहूँ और जौ उनके मुख्य भोजन थे। लोथल एवं रंगपुर में चावल की भूसी मिली है। इससे पता चला है कि इस क्षेत्र में चावल भी खाए जाते थे। वे फल, सब्जियां, दूध आदि मांस का सेवन करते थे। ऊनी एवं सूती दोनों प्रकार के वस्त्रों का व्यवहार होता था। वे रंगने की कला से भी परिचित थे। स्त्री एवं पुरुष दोनों आभूषण के शौकीन थे। वे बाल विभिन्न ढंग से संवारा करते थे। खुदाई के दौरान तांबे के दर्पण एवं हाथी दांत की कंघियाँ मिली हैं। उनके मनोरंजन में शिकार करना, मछली पकड़ना आदि सम्मिलित था, लेकिन वे घर के अंदर होने वाले खेलों पर विशेष दिलचस्पी लेते थे। नृत्य एवं संगीत में भी उनकी अभिरुचि थी। अंत्येष्टि क्रिया की 3 प्रथा प्रचलित थी: पूर्ण समाधिकरण, आंशिक समाधिकरण तथा दाह कर्म। परंतु यह निश्चित करना कठिन है कि किस वर्ग में किस प्रकार की प्रथा प्रचलित थी। इस प्रकार सिंधु घाटी सभ्यता की प्रकृति काफ़ी मिश्रित थी। अगर आप YouTube में इस वीडियो को देख रहे हैं तो इसे लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कीजिए। अगर आप इसे Facebook में देख रहे हैं तो इसे लाइक, फॉलो और शेयर कीजिए। धन्यवाद।